जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर आपका स्वागत है। एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से आपके बिजनेस की छोटी छोटी चीज़ें लाइक बैलेंस शीट, अकाउंटिंग आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर आप ग्रोथ फेज में हैं, फंड रेज करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से फंडिंग होगी या नहीं होगी। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी सी चीज़ लाइक ट्रस्ट कैसे आपके बिजनेस को मेक या ब्रेक कर सकती है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे सीए हेमेंद्र गुप्ता जी से। सर पिछले तकरीबन 30 वर्षों से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने कई बड़ी कंपनीज को हेल्प किया है आगे जाने में। अगर आप में से कोई भी या आपका कोई परिचित इनमें से कोई भी चीज़ फेस कर रहा है या इस पर इंटरेस्ट रखता है तो इसको पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। एक चीज़ और मैं देख रहा था हमारे स्टैटिक्स, तो मैंने पाया कि आप में से ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे हमको हेल्प मिलती है बेहतर गेस्ट को शो पर लाने पे और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके दोस्तों, सो सी यू इन द शो। जय हिंद। तो चलिए सर, आपका स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हु इज़ हेमेंद्र गुप्ता। तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप। Hemendra Gupta is a chartered accountant and a company secretary. Like to be an entrepreneur always. In my career of 26 years when I was in corporates, I always worked as an entrepreneur only. ओके। जो डिसीजन मुझे लेना था, मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या है। जो मुझे अच्छा लगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में था, वो मैंने काम किया बिना ये सोचे कि मेरे बॉस ने मुझे क्या काम करने को बोला है। ओके। अगर उसने नहीं भी बोला तो मैंने वो किया और ऑर्गेनाइजेशन के हित में किया। तो देयर वाज ए इमेज ऑलवेज, जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, कि अगर एनी वर्क हैज़ बीन असाइंड टू हेमेंद्र गुप्ता, इट विल बी डन। तो ये इस इमेज को मैं हमेशा कैरी करके चला और एक इमेज मैंने ये डेवलप की कि कोई भी काम, कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी एक बार मिल तो लें। ये आया कहाँ से आपके अंदर? ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी लाइफ की अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 30-31, आई हैव मैनेज सम बिगर क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इन माय कंपनीज। तो मेरा मानना ये है कि जब आप किसी भी क्राइसिस को इंडिपेंडेंटली और अपने आप को उससे अलग हटा के हैंडल करते हो ना, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा नहीं, आप इससे अपने आप को डिटैच कर लीजिए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। ओके। मैंने हमेशा यही चीज़ देखी कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझो और उसके जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पे काम करो और पूरी ताकत के साथ काम करो। उसमें अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने एफर्ट्स नहीं किए। तो मेरा हमेशा से ये मोटो रहता था कि कोई भी प्रॉब्लम है उसमें मेरे को अपनी पूरी ताकत लगानी है, फिर वो उसमें सफलता मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप काम करेंगे तो दो ही चीज़ होंगी, या तो आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सफलता मिल गई तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिली तो उसमें दोबारा काम करो। ओके। तो ये इस स्ट्रैटेजी पे मैंने लाइफ के बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू किया। 30, 31, 32 साल की उम्र कुछ नहीं होती। करेक्ट। उस समय में मेरे को ये सीख मिली कि नहीं यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कोशिश तो करो। क्या थी सर वो ट्रेजेडी? तो मैं किसी एक वन ऑफ द फार्मा जेएन पे काम करता था। इट रैन इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस एपिसोड में क्या हुआ कि जो टॉप नॉच था वो छोड़ के चला गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक फाइनेंशियल क्राइसिस रिडन कंपनी में काम नहीं करना चाहता। तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी छोड़ के जा सकता था। प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ा सा क्या हुआ था, डिटेल में बता सकते हैं? डिटेल में फाइनेंशियल कैश फ्लो मिसमैचेस, शायद ओवर एक्सपोजर ऑन मार्केटिंग विदाउट एनी प्लानिंग। और मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने मार्केटिंग स्पेंड को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया और रिजल्ट्स उसके हिसाब से नहीं आए, तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होने वाली है। ओके। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे लगा दिए। आपका टारगेट ये था कि 100 करोड़ मार्केटिंग पे लगा के आपकी 300 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी। तो आपने मार्केटिंग में 100 करोड़ तो लगा दिए, लेकिन वो 300 करोड़ नहीं आए। एक वर्ड आपने यहाँ यूज़ किया, कैश फ्लो, ये क्या है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि
किसी भी बिजनेस में एक प्रोसेस होता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, माल खरीदेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे और उस पार्टी से पैसे आपके पास आएंगे। तो ये पूरा आपका कैश फ्लो साइकिल है कि माल मैंने खरीदा तो उसमें मेरे यहाँ से पैसे गए, ठीक है, उसमें प्रोसेसेस में हमारे खर्चा हुआ, बिजली लगी, पानी लगा, फिर उसके बाद जब मैंने बेचा तो मेरे कस्टमर से मेरे को पैसे वापस आए। तो ये कैश फ्लो साइकिल बोलते हैं इसे हम। इस कैश फ्लो साइकिल में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अपनी परचेजिंग में 100 रुपए लगाए और उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को मैंने 150 रुपए का बेचा, तो जब मैं उसे बेचूंगा तो मेरे पास 150 रुपए वापस आएंगे। तो ये जो 50 रुपया है ये मेरा प्रॉफिट है। तो इस पूरे मूवमेंट को हम कैश फ्लो साइकिल बोलते हैं। तो कैश फ्लो 150 का हुआ और प्रॉफिट 50 का हुआ। इसमें से टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये साइकिल को जो जितने अच्छे से मैनेज करेगा वो उतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। उस सिचुएशन में क्या हुआ था? सेम कैश फ्लो उस सिचुएशन में ये हुआ कि कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, मेरे पास लाइबिलिटीज बढ़ गई, मेरे को लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा देने हैं, तो मेरा एक बॉटलनेक आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई तो लोग मेरे को माल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे मेरे को पुराने पैसे देने हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे आगे लीगल केसेस, ये वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से देयर इज ए बॉटलनेक इन माई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और मेरी सप्लाई चेन। ओके। तो उसको एक एक आइटम को करके अपने वेंडर्स को मोटिवेट करना कि नहीं, यू स्टार्ट वर्किंग विद अस, वी विल पे ऑफ योर मनी इन ड्यू कोर्स। वो छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सपोजर कोई लेगा नहीं आपके साथ, छोटा एक्सपोजर लेगा, उसके लिए उसे मोटिवेट किया। फिर उसके में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी क्राइसिस में आपने जो कमिट किया है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले से ही नेगेटिविटी है, फिर आपने उसको मोटिवेट किया कि वो उसके ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट करे और उस ट्रस्ट को आपने ब्रीच कर दिया, तो होगा क्या कि फिर वो आप पूरे जीवन में वो आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस ट्रस्ट को फुलफिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला कि यार ये मेरे को माल दे दो, मैं इसके पैसे 15 दिन में दे दूंगा आपको, उसने बेचारे ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको माल दिया, तो आपका काम यह है कि 15 दिन से पहले आपका कमिटमेंट पूरा हो जाना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब 15 दिन में पैसे देके आप उससे दोबारा माल मांगोगे ना, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट है इस बात का कि मेरा पैसा यहाँ पे सुरक्षित है। और जो बिजनेस है, बड़ा से बड़ा बिजनेस अगर किसी एक चीज़ पे चलता है तो वो ट्रस्ट पे चलता है। करेक्ट। ट्रस्ट इज योर बिगेस्ट एसेट, कि आपके बात के ऊपर कितने लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, दैट इज योर एसेट। लोग समझते हैं कि फैक्ट्री, प्लांट, प्लॉट्स मेरे एसेट हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। देखिए, टेंजिबल एसेट सबके पास है। एक प्रोडक्ट को 10 लोग बना रहे हैं, उन 10 के पास फैक्ट्री होगी, प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल होगा, लोग भी होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनमें से कुछ का धंधा अच्छा चल रहा है, कुछ का धंधा खराब चल रहा है। तो किस चीज़ का फ़र्क है? ट्रस्ट का फ़र्क। उसके प्रोडक्ट पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट क्या है? इंटेंजिबल है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। आपकी गुडविल, आपका ट्रस्ट, आपकी ब्रांड वैल्यू, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो बिजनेसेस जो अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं, दे आर मोर सक्सेसफुल बिजनेसेस। मतलब ट्रस्ट वो नमक है जिसके बगैर खाने में टेस्ट आएगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। करेक्ट। सो आपकी वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उस कंपनी में क्या हुआ था और फिर उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया? उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, मटेरियल ब्लॉकेज था, सप्लाई चेन ब्लॉक थी। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स। सबसे पहले आप वो उठाओ जो कि आसानी से मिल जाए। तो हमने उन प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को ठीक किया। सिंपल। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के पास विथ फुल इंटेंशन जाके किसी से सहयोग मांगते हैं तो 90% लोग आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। एक बार वो आपको हेल्प जरूर करेगा अगर आपने अपनी प्रॉब्लम उसके सामने अच्छी डिटेल में रखी। करेक्ट। हमारे साथ भी यही हुआ। करेक्ट। मैंने डिस्कस किया उनके साथ और उन्हें कुछ कमिटमेंट दिया और उन्होंने हमें मटेरियल दिया। लेकिन मैंने उस मटेरियल को बेच के सबसे पहला काम ये किया कि मैंने वो जो कमिटमेंट उसे 1 महीने का दिया था वो मैंने उसे 6 दिन में पूरा किया। ओके। 6 days। I paid him the money which I promised him to give in 30 days.
ओके, उसका फायदा क्या हुआ कि माई ट्रस्ट वॉज ऑन द टॉप फ्लोर करेक्ट, एंड ही वॉज रेडी टू कोऑपरेट विद मी टू द एनी एक्सटेंट, बिकॉज मैं वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाया। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग होते हैं और आपका बिहेवियर, आपकी स्ट्रैटेजी वो इम्पैक्ट करती है आपके कस्टमर्स को, आपके वेंडर्स को। तो अगर मेरे वेंडर को ये लगता है कि इस कंपनी में देयर आर पीपल हु आर देयर टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो दे विल ट्रस्ट यू। ओके, इंटरेस्टिंग। सो लेटर ऑन फिर ये इंसिडेंट के बाद उस इंसिडेंस के बाद दैट वाज द इनिशियल, मतलब वो शुरुआत थी। वो टेक्नोलॉजी आई, आज के डेट में वो 500-600 करोड़ की कंपनी है, फ्लैगशिप, बिग बिग जेंट। और वो कंपनी एक समय इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, मतलब काइंड ऑफ एनपीए ही थी एक तरह से देखा जाए। काइंड ऑफ नहीं सर, एनपीए थी। एनपीए थी, एक्चुअल एनपीए थी। एक्चुअल एनपीए थी। मतलब एनपीए से 600 करोड़ तक का सफर ड्यू टू अ राइट स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, देयर इज ए सॉल्यूशन टू इट। आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी तरफ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा विद फुल पैशन। अभी हम स्ट्रेटेजी के एक हमने वर्ड यूज़ किया, तो एक स्ट्रेटेजी क्या होती है सबसे पहले, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? देखिए, होता क्या है कि ना, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एरिया में हम ना कुछ बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्ट्रैटेजी मीन सिंपल, किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसको सोच के एक उसका राइट पाथ बनाना इज ए स्ट्रैटेजी। ठीक, तो इंडिया के एमएसएमई ज़्यादातर सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं या बना पा रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की एमएसएमई की जो स्ट्रेंथ है, वो सही स्ट्रेटजी बना पा रही है या नहीं बना पा रही, ये ना बड़ा सब्जेक्टिव सेटअप है। हम इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करें। मेरा मानना यह है कि भारत का जो एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये भी यंग है। ओके, एमएसएमई पुराना, लेकिन स्टार्टअप तो 2014 में ही शुरू हुआ ना, यंग है। दूसरा, जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है और जो मेरा इकोसिस्टम है, वो मुझे बिजनेस करने के तौर तरीके नहीं सिखाता। करेक्ट, क्योंकि भारत समहाउ एक तरीके से जॉब ड्रिवन नेशन बन गया। करेक्ट, हमारे यहाँ पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाता है तो कहता है यार मैथ साइंस ले ले, इंजीनियर बन जाएगा, बायोलॉजी ले ले, डॉक्टर बन जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो बैंक में जॉब कर ले, कुछ नहीं है तो एसएससी के एग्ज़ाम दे ले। मतलब उसका जो माइंडसेट था वो ये था कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, फिर हम इसकी शादी कर देंगे, इसकी ज़िंदगी आराम से कटेगी। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है ना, करेक्ट, सबको तो मिल नहीं सकती। करेक्ट। और जो भारत का एंशियंट हिस्ट्री है, अगर मैं कहूँ कि भारत को हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, तो सोने की चिड़िया वो नौकरी करके तो बनेगा नहीं। करेक्ट, ठीक, अगर हम भारत की एंशियंट हिस्ट्री को देखें, बहुत ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री में ना जाएं, तो अगर हम 1500-1600 तक जाएं, तो ढाका की मलमल पूरी दुनिया में फेमस थी। हाँ, ठीक, हमारा ब्रास वर्क पूरी दुनिया में फेमस था, हमारा ग्लास वर्क पूरी दुनिया में फेमस था। तो हम ये बिजनेस करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ 800-1000 साल की गुलामी और हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो बर्बादी हुई, उसके हिसाब से हम लोग नौकरी करने में अपने आप को प्राइड फील करने लगे, ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हम लोग गुलाम थे। हाँ, तो जो सरकारी नौकरी में चला जाता था तो वो तो राजा का पार्ट बन गया, करेक्ट। और जो जनता हो गई वो प्रजा हो गई। तो कहीं ना कहीं उसकी एक ईगो मसाज होती थी कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं राजा का पार्ट हूँ। तो इसने क्या किया कि हमारे माइंडसेट को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से एक जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट बना दिया। तो उससे क्या होने लगा कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप हम भूल गए। फिर थोड़ी बहुत जो बची थी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको चाइना ने बर्बाद कर दिया। 1990 के बाद हुआ क्या कि
हमारी मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो गई। जो कुछ भी आने लगा, मतलब ये हमारे साथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो गई, क्योंकि चाइना ने सब लोगों को इतना सस्ता माल देना शुरू किया। तो हमें बाद में पता चला कि इसकी क्वालिटी ख़राब है या व्हाटएवर, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो गया। करेक्ट। उस अब जाके अगर आप देखेंगे कि आज अगर हम देखेंगे कि मोटरसाइकिल में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, साइकिल में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, टाइल्स में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, मोबाइल की असेंबली में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 2 या नंबर 3 पे है। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, कुछ लोगों ने अपने आप को इक्विप किया, स्किल सेट अपना बढ़ाया, और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये कुछ नहीं है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है। देखिए, सक्सेस स्टोरी सबकी एक जैसी है। अगर आप चाइना की ग्रोथ को मैप करेंगे तो उन्होंने जो काम हमने 2014-15 में शुरू किया, वो काम उन्होंने शायद 1984 में शुरू किया। ओके। 1984 में अगर आपको याद होगा तो चाइना में एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था स्टूडेंट्स का। करेक्ट। और उसके ऊपर चाइना के प्रेसिडेंट ने टैंक चला दिया था। हाँ, इट्स अ वेरी फेमस फोटो। तो उसका रीज़न क्या था कि वहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम खराब हो चुका था। उसके बाद उन लोगों को लगा कि इन लोगों को जब तक रोजगार ये सब कुछ हम नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। उन्होंने फिर ओपनिंग अप शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, एमएसएमईज के लिए उन्होंने सपोर्ट सिस्टम तैयार किया। अगर आप कंपेयर करें आज इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को और चाइना के एमएसएमई सेक्टर को, तो शायद चाइना का एमएसएमई को वो लोग एज ए दमाद ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ के एमएसएमई के सामने 1000 प्रॉब्लम है जिसको कि वो हैंडल कर रहा है बेचारा। तो अभी पीछे काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो रिजल्ट एमएसएमईज को डिलीवर करना है, उसके मुकाबले में वो सुविधाएं अभी बहुत कम है, बहुत कुछ चाहिए। इसमें आपने जो बात बोली, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो ये जो माइंडसेट है, जैसे अभी अगर ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग अपने घर में देख रहे होंगे, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एमएसएमई ओनर ये सोचता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली है मेरे बच्चे को ना झेलना पड़े, इसलिए वो अपने बिजनेस में नहीं लाता। वो उनको हायर एजुकेशन दिला के या तो फॉरेन में जॉब करवा देता है, या इंडिया में कोई बड़ी जॉब करने का बोलता है, या कोई डिफरेंट करियर ऑप्शन करने का बोल रहा है। सेकेंड सिनेरियो जो मैं देख रहा हूँ बच्चों की तरफ से, कि जब वो पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं कि हमको बिजनेस करना है या हमको किसी काम में आगे जाना है, हमको जॉब नहीं करनी है, तो पेरेंट्स का कहना ये होता है इसके लिए पैसा कौन लगाएगा, या ये रिस्क जो आप लेने जा रहे हो, इस रिस्क में आप सक्सेसफुल होगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सिंपल सी टर्म में समझा कि पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते और बच्चों को भी रिस्क लेने नहीं देना चाहते। इस माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया जाए? इस माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए ना, एक जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वो है फायर इन द बेली। अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन है तो आप इसे ब्रेक कर लोगे। इसको मैं अगर दूसरी तरह से कहूँ कि जैसे मैंने आपको बोली शुरू में कि इवन इन माय जॉब आई वाज वर्किंग विद द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं वो 10 to 5 वाले शेड्यूल पे काम नहीं करता था। मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है कि मेरे को रात को 12 बजे तक बैठना है तो मैं बैठाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये माइंडसेट अगर मैं है तो फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। बट कैपिटल मिल जाएगी, स्किल्स मिल जाएंगे। भाई एंटरप्रेन्योर्स की परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है। भारत में हम लोग इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस के आदी हैं। अर्थात देखिए, मेरे यहाँ मैं बिजनेसमैन हूँ या कुछ भी हूँ, तो मेरा बेटा नहीं पढ़ा या लगा कि यार इसका करियर नहीं बना, तो वो क्या करेगा, एक एजेंसी खोल देगा उसे मोटरसाइकिल की। 50 लाख 60 लाख 70 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा, उसने उसको एक दुकान खोल दी, वो उस पर बैठ गया और माल बेच रहा है। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस है कि मेरे बाप ने इसमें 1 करोड़ रुपए लगाया और मैं उससे 5-7 लाख रुपए साल के कमा रहा हूँ। करेक्ट। ठीक, एक ये माइंडसेट हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर किसी फादर के पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, करेक्ट, तो उसका बेटा तो कुछ नहीं कर सकता।
इसको रिजॉल्व करने के लिए जो 2014 में स्टार्टअप इंडिया आया उसने बहुत कुछ सिखाया। एक इकोसिस्टम बना भारत में जिसमें कि एक यंग चैप जिसके पास एक आइडिया है और जो उसके ऊपर काम करना चाहता है उसके लिए इनिशियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी है। ओके। उसको पता होना चाहिए। और अगर आपकी बैली में फायर है तो आप पता कर लोगे। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि भारत एक बड़ा देश है। 140 करोड़ रुपए की लोगों की पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम है। तो मुझे अपने रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए थोड़े सी ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। एक छोटा कंट्री है, उसका एमएसएमई का इकोसिस्टम ऐसा है कि मैंने आइडिया सबमिट किया, मेरे को फंडिंग मिल जाएगी। भारत में ऐसा नहीं है। मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे राइट इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो मेरे आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिस लड़के के पास आइडिया है लेकिन उसके पास लैपटॉप खरीदने के भी पैसे नहीं है तो उस आदमी की भी फंडिंग हो सकती है। कहाँ जाए ये फंडिंग लेने वो? सर आज तो भारत में मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर हैं जिनमें कि भारत सरकार या स्टेट सरकार इन्वेस्ट करती है। इंक्यूबेशन सेंटर अभी क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर सर ये होता है कि भारत सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेशन मीन सपोर्ट। मैं अपना आइडिया सबमिट करूंगा, उस आइडिया में अगर उस इंक्यूबेशन सेंटर को ये लगेगा कि ये वर्केबल है, इसको कमर्शियलाइज किया जा सकता है, तो वो उन्हें सीड सपोर्ट दे देंगे। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इट विल बी गिवन टू हिम। तो ये उनको मिलेगा उनके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कैपिटल में? कहाँ मिलेगा? तो हर जगह मिलेगा सर। आप भारत में जाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली में अगर देखेंगे आप एनसीआर में तो कम से कम 25 होंगे। सारे आईआईटी, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दे रन अ इंक्यूबेशन सेंटर। मतलब नियरेस्ट उनके डिस्ट्रिक्ट, क्या उनको डिस्ट्रिक्ट में उनको ये इंक्यूबेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा सर। और अब बहुत सही समय पे आपने ये पॉडकास्ट किया है कि अभी कल ही मुद्रा योजना को शुरू हुए 10 साल कंप्लीट हुए हैं। तो मुद्रा योजना अगर उसने 33 लाख करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं तो लोगों को मिले ही है ना। हाँ, करेक्ट। तो अगर मेरे पास कोई आइडिया है या वर्केबल आइडिया है तो आई कैन अप्लाई फॉर मुद्रा योजना ऑल्सो। एक इसमें सर क्वेश्चन और उठता है, कई लोगों के दिमाग में एक सवाल है, एक्चुअली देखिए बीइंग फाइनेंस की फील्ड से हमारे दिमाग में भी है, जो हम लोग फेस करते हैं हर दिन, कि ये पैसा जो है ना बैंक्स उन लोगों को देते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी वेल्दी हैं। कोई नया आदमी नए आइडिया के साथ बैंक के पास जाता है तो बैंक उनको पैसे फंड नहीं करते हैं। इज दैट ट्रू? 100% ट्रू। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, ये भारत है। करेक्ट। यहाँ पे रिसोर्सेज सबको अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी एक्स को ही अवेलेबल है। अगर आपकी बैली में फायर है और आपके एफर्ट्स में परसिस्टेंस है, आपने उसे गिव अप नहीं किया है, तो ये तो मैं नहीं कहता कि आपको एक दिन में सफलता मिलेगी या 6 महीने में मिलेगी, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए फंडिंग लेने के लिए? देखो, सबसे पहला काम तो उन्हें ये सबसे पहले चाहिए कि उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम, स्टेप 1। उसके बाद उसको अपनी जो भी उसका आइडिया है उसकी डिटेलिंग पे काम करना पड़ेगा। ओके। मेरे को फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ मैनेजर को या बैंकर को या इंस्टीट्यूशन को, उस स्टोरी में कितना दम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 10 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए के लोन के लिए बहुत सारी सिफारिश चलेगी। मैं फिर भी कहता हूँ कि 25, 30, 40% सिफारिश चल गई, लेकिन फिर भी 50% मान लो। करेक्ट। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, आपका कन्विक्शन होना चाहिए, डिटेलिंग होनी चाहिए, आपका आइडिया है आपने उसके ऊपर काम किया होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि एक आइडिया आया मेरे को, उड़ती चिड़िया लेके मैं मैनेजर साहब के पास पहुंच गया कि जी मेरा ये आइडिया है, मेरे को पैसे दे दो, नहीं मिलेगा। कैन यू गिव मी अ गुड स्टोरी, कि एक अच्छी स्टोरी क्या होती है? देखिए, अच्छी स्टोरी क्या है कि लेट्स से ये मैन्युफैक्चरिंग है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, बहुत देर से मैन्युफैक्चरिंग बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत प्राइमरीली एक सर्विस ओरिएंटेड कंट्री है। करेक्ट। ठीक है। मुझे
अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जेप्टो सब जानते हैं, करेक्ट। क्या आइडिया है? सिंपल 10 मिनट डिलीवरी। 10 मिनट डिलीवरी। ऐसी चीजें अगर मैं सोचूं तो और बहुत सारी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। आपको प्रॉब्लम स्टडी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैं आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, मेरे पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, ठीक। उन पेरेंट्स की ज़रूरत मेरे लिए आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, दवाई देनी है। क्या मैं सोच सकता हूँ कि मैं अपने आजू बाजू के 10 किलोमीटर में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक। लेकिन उसके लिए मुझे डिटेलिंग करनी पड़ेगी कि मैं एक स्टडी करूंगा कि मेरे आजू बाजू कितने लोग हैं, कितने उसमें एजेड हैं, कितने लोगों के दोनों बच्चे जॉब कर रहे हैं, कितने लोगों को मेरी ज़रूरत है। ये सब प्रोबेबिलिटी है। इसके बेसिस पे मैं कहता हूँ कि जी अगर 10% भी मेरे पास आ गए या 5% भी मेरे पास आ गए तो मेरा ये रिवेन्यू होगा। एक स्टोरी। अब मैं उनके पास कैसे पहुँचूंगा? फेसबुक पे एडवर्टाइज करूँगा, लोगों को फ़ोन करूँगा, कैसे पहुँचूंगा? ये मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद मैं उन्हें किस प्राइस पे ये सर्विसेज दूंगा, ये मुझे एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर मेरे को इस प्रोडक्ट के बदले में कितने पैसे देगा। फिर उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि मैं उस सर्विसेज को कैसे उसे दूंगा कि वो जो पेरेंट घर पे बैठा है उसे भी सेटिस्फैक्शन मिले और जो बच्चे उसके ऑफिस में बैठे हैं उसको भी सेटिस्फैक्शन मिले। इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो या MIS हो, ये सब मैं बिल्ड करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जी मैंने अगर पहले महीने में 100 लोगों को भी ये सर्विस दी तो मेरे को कितना रेवेन्यू आएगा। ये क्या स्टोरी है? इसमें क्या है कि मैंने डिटेलिंग में उसे बताया कि मैं ऐसा करूंगा और ये इसका डेटा ये अवेलेबल है, ये मेरे एरिया में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरा हाई इनकम ग्रुप है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे को उसकी सपोर्टिंग जिसके बेसिस पे मैं वो आइडिया ले रहा हूँ वो उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बिलीव मी सर, 100 लोगों के पास जाओगे आप, 10 लोग मान जाएंगे आपका सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहली फंडिंग किसी भी स्टार्टअप, किसी भी MSME की पहली फंडिंग उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से आती है। मैं तो सर इसको इस बात में आपको इंक्लूड करूँ, मतलब पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, अगर आपके घर के लोग, आपके मित्र आपको पैसा देने तैयार नहीं है तो आप बैंक के पास भी ज़्यादा चक्कर ना काटें, क्योंकि बैंकर्स भी आपको पैसा नहीं देंगे, इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैक्सिमम बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे MSME आते हैं कि जी मैं नौकरी कर रहा हूँ और साथ में ये काम कर लेता हूँ, सक्सेसफुल हो गया तो नौकरी छोड़ दूंगा। तो पहला क्वेश्चन उस आपके इन्वेस्टर का ये आएगा कि भाई जिस आइडिया पे आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो तो उस आइडिया पे मैं क्यों रिस्क लूँ? करेक्ट। तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए। करेक्ट। और कन्विक्शन कहाँ से आता है? डिटेलिंग से आता है। डिटेलिंग से आता है। तो डिटेलिंग इज मस्ट। और इसमें एक चीज़ और जो फंडिंग से रिलेटेड है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने शुरू में बोली थी ट्रस्ट, है ना। इट अगेन गोज़ बैक टू ट्रस्ट, कि अगर आपके लव वंस, आपके करीबी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो एक थर्ड पार्टी जो आपको कल तक नहीं जानती थी आपके लिए लाखों रुपए कैसे दे देगी। तो ट्रस्ट बिल्ड करना आई होप सो एक लाइफ स्किल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बिल्कुल, ये लाइफ स्किल है। और ट्रस्ट मतलब हर चीज़ में आपको डेवलप करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में। ये एक मतलब वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ डेवलपिंग दैट ट्रस्ट। करेक्ट। सो कम बैक टू द सर द फंडिंग थिंग, कि स्टोरी हो गया पॉइंट नंबर 2। आफ्टर दैट स्टोरी व्हाट कम्स? देखिए, आप मैंने स्टोरी दे दी, चलिए आपकी फंडिंग सैंक्शन हो गई, अब पैसे आपके पास आ गए, यहाँ से आपकी ज़िंदगी की दौड़ शुरू होती है। ओके। क्योंकि सबसे बड़ा काम क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप से आपको डिटैच करके चलना है। आप और आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग हुई तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने इस फंडिंग जो आई है इसके लिए आपने क्या क्या कमिटमेंट किए हैं। ओके। क्या क्या आपका बिजनेस प्रोसेसेस था, उसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। और अगर इसको करते समय आपको ये लगे कि नहीं, देखिए जब भी कोई प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, तो उसमें एक्चुअल लाइफ एडजस्टमेंट चाहिए होते हैं। हर प्लान के साथ एप्लीकेबल है।
आपने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन जब आप उतर के सड़क पे गए उसको इम्प्लीमेंट करने, तो आपको ध्यान आया कि नहीं यार ये वाला जो एस्पेक्ट है ना ये काम नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली आपको उसमें रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन करने हैं, सो दैट आप ये इंश्योर कर सको कि उस फंडिंग के लिए आपने जितने लोगों को जो जो बोला है वो आप डिलीवर कर पाओ। एक क्वेश्चन और सर, इसमें अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था प्रोसेस, ये क्या होता है एक बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर प्रोसेस का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने का जो आपका तरीका है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। क्या इंडिया के एमएसएमई इकोसिस्टम में ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं? टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें अपने प्रोसेसेस पे काम करना चाहिए उस हिसाब से वो लोग नहीं कर पा रहे। रीज़न बीइंग स्किल सेट, क्योंकि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल पे काम नहीं हो रहा। और ये ऐसा क्यों है? हैबिट। प्रॉब्लम ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक यंग चाइल्ड है, ठीक। आज की डेट में अब बच्चे आने लगे हैं कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर आप अच्छी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन की बात करेंगे तो वो महंगी है। इकोसिस्टम हमारा ऐसा है नहीं कि बाई नेचुरल वेज आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो, ना तो मेरा एजुकेशन सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप बताता, ना मेरा कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप बताता। तो इसकी वजह से हम लोग वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर एक सक्सेसफुल एमएसएमई या सक्सेसफुल स्टार्टअप आपको बनना है तो डे वन से आपको अपने प्रोसेसेस पे ध्यान देना होगा कि भाई मैं कौन सा काम कैसे करता हूँ, डिटेलिंग। उससे क्या होगा कि अगर आप अपनी प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हो, आप उनकी नोटिंग कर रहे हो, उनकी मॉनिटरिंग आप कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रोसेसेस की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि कौन सी प्रोसेस आपको क्या रिजल्ट दे रही है। करेक्ट। हर एक टास्क में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये लाइफ, बिजनेस, हर एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉज एंड रिजल्ट का रेशो जिस दिन पता चल गया उस दिन आप सफल हो गए कि क्या करने से क्या होता है। इस रेशो को या इस इक्वेशन को आपको समझ आ गया तो फिर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज मोर। ये जो कॉज एंड रिजल्ट का रेशियो है, कैन यू गिव अस एग्जांपल? देखिए, कॉज इसका सिंपल सा बताते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के टर्म में जाएंगे या फिजिक्स के टर्म में जाएंगे तो H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आप मिलाएंगे तो पानी बनेगा। ये सबको पता है। लेकिन ये क्या है कि ये फिजिक्स का टर्म है, ओके, केमिस्ट्री का टर्म है, ये फिक्स्ड है कि आप ये मिलाएंगे तो ये होगा। बिजनेस में साइंस जो आ जाता है वो है तो साइंस, लेकिन बिहेवियरल है। उसमें इतना फिक्स नहीं है कि अगर आप अपनी मार्केटिंग पिच लेके 100 लोगों के पास जाओगे तो उसमें से 10 लोग आपका माल खरीदेंगे, ये फिक्स नहीं है। किसी के केस में ये 2 हो सकते हैं, किसी के केस में ये 15 हो सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि आप अगर ऐसा काम करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के अगर आप इम्प्रूव करते हो और अपने कस्टमर को बताते हो कि जी मेरी क्वालिटी इम्प्रूव्ड है, बेटर है, तो आपकी लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये सेट है। लेकिन वो 15 खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे, 25 खरीदेंगे, ये सेट नहीं है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको कॉज और रिजल्ट के एनालिसिस से आपको ये तो पता चल गया कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करता हूँ तो मेरी सेल बढ़ेगी, ये मुझे पता चल गया। कितनी बढ़ेगी ये मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या करना है कि कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस इनोवेशन, जिससे क्या होगा, आपको ये तो पता है ना कि मेरी सेल बढ़ रही है, इससे कितनी बढ़ रही है यही तो नहीं पता ना। तो उसको करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स उस समय तक बढ़ाने होंगे जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। इसमें सर एक बहुत सिंपल चीज़ पूछता हूँ मैं कि प्रोसेस देख रहे हैं, सब चाहते हैं प्रोसेस के साथ काम करना, बिकॉज प्रोसेस सबको फ्री भी कर देता है। और जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े टेक जाइंट बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ से बनती हैं क्योंकि वो प्रोसेस से काम करते हैं। हमारे इंडिया में एमएसएमईज भी आज भी प्रोसेस से काम नहीं करते, सब अपने मन से काम करते हैं। मतलब बिजनेस ओनर इज़ द प्रोसेस, उसको बिजनेस से बाहर खत्म कर दो, बिजनेस खत्म है। ये जो प्रोसेस नहीं बना पा रहे हैं, इसका माइंडसेट क्यों नहीं बन पा रहा, पहला। और दूसरा, प्रोसेस बनाने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं?
सबसे पहला तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि ये प्रोसेस क्यों नहीं बन पा रहे। हाँ, क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है कि मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा सबके मन में होती है। आप किसी से भी पूछ लो, वो कहेगा मेरे को प्रोसेस बनाने हैं। हर आदमी कहेगा, हर एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर कहेगा मेरे को जी प्रोसेस बनाने हैं, मैं तो सिस्टमेटिकली काम करना चाहता हूँ। ठीक, लेकिन उस प्रोसेस को बनाने के लिए जो डिसिप्लिन उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है वो उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे मैं हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को कहता हूँ कि आपका ऑफिस अगर 10 बजे लगता है तो आपको 9:30 बजे ऑफिस पहुँचना है। ठीक है, वो तैयार नहीं है, उसे लगता है कि मैं मालिक हूँ। मैं तो सबसे बाद में जाऊंगा। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि आपको अपने बिजनेस से अपने आप को डिटैच करना है, आपको मालिक नहीं बनना उसका, आपने उसका एम्प्लॉय बनना है, आपने उसका स्टेक होल्डर बनना है। ओके, स्टेक होल्डर क्या होता है सर, वो भी बता दें आप। स्टेक होल्डर मतलब एक बिजनेस से जितने लोग फायदा ले रहे हैं या जितने लोगों का इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है वो सारे उसके स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉई हो गए, मालिक हो गए, वेंडर हो गए, कस्टमर हो गए, सब स्टेक होल्डर है। ओके, इसके फायदे क्या होते हैं मैं बताऊं? क्या होते हैं? एमएसएमई मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट। करेक्ट। आपके पास क्राइसिस है, आप अगर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर हो तो आपके पास क्राइसिस है। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करो कि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर 11:30 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ। ठीक, सूरज 6 बजे उग गया, आपका ऑफिस 10 बजे चालू हो गया, आपके ऑफिस में फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो गई, वर्क डिलीवरी शुरू हो गई। ठीक, अब आप कल्पना कीजिए कि 10 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में कोई प्रॉब्लम प्रॉप अप हुई। अब तो हो नहीं, आपके स्टाफ के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो जब तक आप पहुंचोगे ना वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को अटेंड नहीं करोगे वो बड़ी होती रहेगी। करेक्ट। ठीक, लेकिन आप कल्पना करो कि आप अपने स्टाफ से आधा घंटे पहले ऑफिस पहुंच गए, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अब आप आधा घंटा पहले पहुंचोगे तो कुछ तो करोगे। करेक्ट। सबसे पहला काम, ऑफिस बॉय अगर है तो आपका ऑफिस साफ सुथरा रहेगा। फिर आप देखोगे कि कल क्या क्या हुआ। ठीक, मेरे बैंक की क्या सिचुएशन है, क्या पाइपलाइन है, क्या पेंडिंग है, प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, कल क्या प्रॉब्लम आई थी। तो उस आधा घंटे में आप वो सारी चीज़ें जो अटेंड कर लोगे और उसका करेक्टिव स्टेप भी ले लोगे। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम प्रॉप अप हुई तो आपके सामने हुई ना, यू हैव स्किल टू अटेंड इट, और जो चिंगारी लग रही है आप उसे तभी दबा दोगे, तो आपकी लाइफ विल बी मोर स्मूथ। बट कई लोगों का इसमें आंसर ये हो सकता है सर पॉसिबल कि अब तो मोबाइल है, हमारे स्टाफ मोबाइल पे फ़ोन कर लेगा, हम उसको मोबाइल पे आंसर कर देंगे, व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे ज़्यादा कंफर्टेबल रहा तो। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, अगर आपने इस प्रकार की प्रोसेसेस बनाई हैं। लेकिन एक बात मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो स्टेक होल्डर है ना, जो प्राणी जिनको हम स्टेक होल्डर बोल रहे हैं, उन लोगों के स्टेक होल्डर का एक पैमाना है। आपकी एक यूनिट है, आपका एक एंटरप्राइज है, उसके स्टेक होल्डर कौन कौन हो गए? आप हो गए, आपका एम्प्लॉय हो गया, आपका वेंडर हो गया, आपका कस्टमर हो गया। तो आप इन सबके स्टेक्स को ना मैप करो। आपका कस्टमर है, उसका कितना स्टेक है? जितने का वो माल खरीद रहा है। आपका वेंडर है, उसका कितना स्टेक है? जितने का माल वो आपको बेच रहा है। आपका एम्प्लॉय है, उसका कितना स्टेक है? जितनी उससे सैलरी मिल रही है। अनलिमिटेड स्टेक किसका है? आपका है ना। हाँ, अनलिमिटेड आपका है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिस पैशन से आप काम को मॉनिटर कर सकते हो, बाकी का कोई स्टेक होल्डर करेगा नहीं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो जमींदार खेत पे खड़ा नहीं रहता है उसकी जमींदारी बर्बाद हो जाती है। पूरा एंशिएंट इंडिया की कहावत है। इट इज स्टिल वर्किंग, इट विल ऑलवेज वर्क। बट सर जब कंपनी स्केल करेगी, मल्टीपल लोकेशंस पे जाएगी, देन हाउ दिस विल वर्क? तो आपको चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी ना, आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, आपको उस ऑफिस का एक
बिगर स्टेक होल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके शूज में एंटर करके उन चीज़ों को मॉनिटर करे, मेंटोर करे, गाइड करे और रिजल्ट लेके आए। अब सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जो ये सब करना चाहता है, ही इज़ विलिंग, बट उसके पास कोई ऐसा मेंटर नहीं है, उसके पास ऐसा कोई गाइड नहीं है और उसको ये आता भी नहीं है, वो क्या ढूंढना करेगा? पड़ेगा सर। देखिए, ये ढूंढना पड़ेगा तो बहुत वेग आंसर है सर। क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर ऐसे लोग नहीं होते जो इन सब चीज़ों को सिखाएं? आज हर चीज़ के कोच हैं, मतलब मैं देखता हूँ आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको मैनिफेस्टेशन से लेके ना जाने क्या क्या चीज़ों के कोच हैं, और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल चीज़ है जिससे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, पूरा देश जुड़ा हुआ है, उसके लिए कोई कोचेज़ नहीं है। कोचेज़ हैं। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैं शुरू से एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो है डिटेलिंग। आप सही कोच या सही मेंटोर तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक कि आपको कम से कम अपनी प्रॉब्लम का आइडिया ना हो डिटेल में। ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम आप कोशिश तो कीजिए कि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन सर इसलिए है ये क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास क्या है, करना चाहते हैं वो, बट उनकी विंसिनिटी, उनकी रीच के अंदर, या ऐसे लोग जो कि उनकी रीच के बाहर हों बट उनको किसी तरह से डिजिटल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उपलब्ध हो पाए। इज दैट पॉसिबल? या एज ऑन टुडे तो देखो, कोविड ने इस दुनिया को जो सबसे अच्छी चीज़ दी, उसने चाहे जितना ही नुकसान किया हो, लेकिन कोविड ने पूरे संसार को, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार को जो सबसे बड़ी चीज़ दी, उसमें हमें ऑनलाइन काम करना आ गया। चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन मेंटरिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई भी काम हो, वो इसने हमें सिखा दिया। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता जब तक कि आप ऑनलाइन को डिटेलिंग के साथ नहीं करेंगे। एज ऑन टुडे, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और आप भारत के लेट से किसी गांव में बैठे हो, बिजनेस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, मैं इवन अपने गांव से भी कर सकता हूँ, तो आपके आजू बाजू तो आपको मेंटर मिलेगा नहीं। चेक करना है इसको, तो मेंटर तो मिलेगा नहीं, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको ऑनलाइन मेंटरिंग में जाना पड़ेगा। अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मेंटरिंग की, तो इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? भाई आज के तो बहुत सारे वर्चुअल सीएफओ अवेलेबल है। बिजनेस मॉडल इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। व्हाट इज दिस वर्चुअल सीएफओ? वर्चुअल सीएफओ क्या होता है सर? सीएफओ तो जानते होंगे सब लोग? नहीं जानते सर। मेरे ऑडियंस आप समझ लीजिए टियर 3 टियर 4 से भी आते हैं। हाँ ठीक है। सीएफओ एक फाइनेंस का प्रोफेशनल है जिसका काम होता है कि उसके बिजनेस के फाइनेंशियल्स मैटर को हैंडल करना। फाइनेंस मतलब जैसे अगर बॉडी को लें तो इसमें एक नर्वस सिस्टम है, नसें हैं। नसों का काम क्या होता है? वो ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है जिससे कि सारे अंग काम कर सके। तो सीएफओ का यही काम होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको बिजनेस की नीड के हिसाब से इस प्रकार से सर्कुलेट करे कि सारे फंक्शन अच्छे से काम करें। ये रोल है। उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। अब कंप्लायंसेस देखनी है, टैक्सेस देखने हैं, फंड का यूटिलाइजेशन देखना है, रिसीवेबल देखने हैं, पे बिल देखने हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें सीएफओ को देखनी है। तो ये जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, जो सीएज होते हैं, आर दे सीएफओस? नहीं, बिकॉज वो एक बड़े छोटे से एस्पेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ एक बड़ा डिलीमा होता है ना कि फाइनेंस प्रोफेशनल को अगर लेट से मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास जो 100 लोग आते हैं उनमें से 80 लोग आके मेरे से ये कहते हैं कि सर मेरा 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप इसका टैक्स मैनेज कर दो जिससे कि मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े। ये एक माइंडसेट है जो कि फॉल्स माइंडसेट है। ये पूरा सीएफओ का रोल नहीं है। सीएफओ का रोल क्या है कि उसे पता है कि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, उसमें 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसका 30% 25% जो है वो मेरा टैक्स है। दैट इज माई कॉस्ट। तो मैं जब अपना बिजनेस मॉडल बना रहा हूँ ना, तो वो उस टैक्स के आइटम को भी अपने कॉस्ट में इनबिल्ट करके चल रहा है कि ये तो जाना ही है। एक नॉर्मल टैक्स कंसल्टेंट उसे कॉस्ट में नहीं लेता।
भाई जो चीज़ इनएविटेबल है, अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर। करेक्ट। तो मैं उस कॉस्ट को इनबिल्ट करके चलूँ ना, कि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2.5 रुपये इसमें से मुझे टैक्स देना है, तो मेरा प्रॉफिट 7.5 रुपये। ओके। तो उससे मेरी लाइफ जो है ना थोड़ी सिंपल होगी। क्यों? क्योंकि वो सरप्राइज की तरह नहीं आएगा मेरे पास इन द मंथ ऑफ सितंबर, जब मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न जारी होगी कि मेरा जो 10 लाख रुपए का टैक्स बन गया। तो इट विल नॉट बी ए सरप्राइज। CFO ढूंढे कहाँ? CFO ढूंढे कहाँ? अपने आसपास ढूंढे। दूसरा, एज ऑन टुडे, एक तो ऑनलाइन स्पेस में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर एक सही CFO सेलेक्ट करने के लिए आपको उसके साथ अगेन डिटेलिंग करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, उसके पास वो स्किल सेट है भी कि नहीं। अगर वो, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि CFO इज़ ए टैक्स कंसल्टेंट, वो मेरी अकाउंटिंग कर देगा, मेरा टैक्स के रिटर्न भर देगा, मेरी GST के रिटर्न भर देगा। ये कोई काम नहीं है। तो प्रोसेस है ना, ये क्लैरिकल काम है, तो कोई भी कर देगा। असली चीज़ ये है कि मेरा टैक्स सिस्टम कितना एफिशिएंट है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ठीक से। अगर टैक्सेशन सिस्टम है तो उसमें मेरे को क्या क्या रिबेट अवेलेबल है, क्या क्या मुझे सब्सिडीज अवेलेबल हैं, क्या क्या मुझे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, उनकी स्टडी मेरे को होनी चाहिए। सिंपली ये नहीं कि मैं टैक्स रिटर्न भर दूँ, और उसकी प्लानिंग कि ये कैसे टाइम पे जाएगा। अब GST की रिटर्न है, हर 11 तारीख को GSTR 1 जानी है और 20 तारीख को GSTR 3 भी जानी है। ये रियलिटी है। तो हम परेशान होते रहते हैं, बोलते हैं कि ये कम्बरसम है, ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 11 तारीख को GSTR 1 जाने से पहले अगर मेरे मंथली रिकन्सिलेशन हो जाए, क्या कि मेरी किस किस को मैंने सेल की, किस किस से परचेज़ की, किसने पिछले महीने तक मेरे को अपना GST का इनपुट दे दिया, किसने नहीं दिया, ये रिकन्सिलेशन मेरा पूरा हो जाता है। तो 20 तारीख को सिंपली मुझे पता है कि मेरे को इतने पैसे जमा करने, और टैक्स तो जो जमा करना है वो तो मेरा कस्टमर मुझे दे रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं उसे प्लान नहीं करता। CFO का रोल ये है कि वो इन सारी चीज़ों का होलिस्टिक व्यू बनाएगा, और वो देखेगा कि अगर मेरा कैश फ्लो 1 करोड़ रुपए का है तो कितना रॉ मटेरियल में जाना है, कितनी टैक्स की लायबिलिटी है, कितना GST है, कितना मार्केटिंग में जाना है, कितना सेल्स में जाना है, कितना HR में जाना है, कितना इंसेंटिव्स में जाना है, वो सारी प्लानिंग करेगा। मतलब CFO मीन्स ही इज़ ए हेल्पर टू योर डिसीजन मेकिंग। इसमें सर अभी लास्ट पॉडकास्ट हमने प्रभंजन जी के साथ किया था शूट, तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन बताए थे कि शेखर, एक वर्चुअल CFO होता है और एक फिजिकल या ऑन स्टाफ या ऑन ग्राउंड CFO होता है। तो ये दोनों में से कौन सा बेटर है एक MSME के लिए? देखिए, फिजिकल CFO, अगर आप फुल टाइम CFO हायर करने की बात कर रहे हैं तो MSME अगर 100 करोड़ की टर्नओवर पे नहीं पहुंची है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा CFO की कॉस्ट मेरे विचार से 50-60 लाख रुपए से नीचे आपको एवरेज CFO नहीं मिलेगा। ओके। तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन वर्चुअल CFO का है। वर्चुअल CFO में क्या होता है कि इसमें एंटरप्रेन्योर को भी और CFO को, वर्चुअल CFO को भी एक नॉर्मल CFO से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कंसेप्ट ये है कि मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है तो उसे कहीं ना कहीं CFO सपोर्ट की ज़रूरत है। वाई? क्योंकि डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चरिंग, योर बिजनेस प्लानिंग, योर कंप्लायंसेस, योर टैक्सेशन, योर स्पीडिंग ऑफ योर बिजनेस प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट, एनालिटिक्स, इन सब में आपको वर्चुअल CFO सपोर्ट करता है। इन सब के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं अगर ये गलत डिसीजंस ले लिए जाएं? क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उनके? आपने ग्रोथ चार्ट देखा है किसी भी कंपनी का? कैसे जाता है वो? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग। ऊपर गया सही डिसीजन, गलत डिसीजन, राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। करेक्ट। तो अगर आपके बिजनेस में सही डिसीजंस ज़्यादा हैं, रॉन्ग डिसीजन कम है, तो यू आर ग्रोइंग। आपके बिजनेस में सही डिसीजन कम है, रॉन्ग डिसीजन ज़्यादा है, यू आर डी ग्रोइंग।
फाइनेंशियल डिसीजंस अगर गलत होते हैं तो उनका इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बंद होती हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? सारे एग्जाम्पल हैं, आप एनरॉन से लेके और बायजू तक चले जाओ। बायजू में क्या हुआ था एक्चुअली सर? बायजू ने एक ओवर एक्सपोजर लिया और उसके बाद अगेन वो ट्रस्ट वाली बात बताया ना, उसने आकाश इंस्टीट्यूट को टेक ओवर किया, मे बी विदाउट डिटेलिंग, मे बी विदाउट असेसिंग देयर कैपेबिलिटी टू रन दैट बिग शो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसे मैनेज नहीं कर पाए। बड़ा सेटअप हो गया, बड़े सेटअप के फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी सैलरी, इतना, उस फिक्स कॉस्ट के लिए अगर आप अपना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू बाउंड टू क्लोज। अगेन कम्स टू द कैश फ्लो। भाई आप एक बात सोचिए ना, एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जॉब में होते हो तो 30 तारीख को आपके पास एक एसएमएस आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो। और एंटरप्रेन्योर का डिलेमा क्या है कि उसे अपने सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट में वो मोबाइल पे वो एसएमएस भेजना है। तो अगर आपने अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इवैल्यूएट नहीं किया है कि उसका क्या लेवल है और उसका कैश फ्लो का अरेंजमेंट नहीं किया है तो यू आर बाउंड टू क्लोज। तो इसलिए हम हमेशा जो क्राइसिस में कंपनी होती हैं या जिनके कैश फ्लो शॉर्टन होते हैं तो उनको हम एक ही चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमम रखो, वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रखो कि भाई सेल होगी तो ये खर्चा होगा और अगर सेल नहीं होगी तो ये खर्चा नहीं होगा। तो क्या होगा कि मेरे ऊपर जो क्लोजर का एक थ्रेट है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो रिस्क को लंबे समय तक ले पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे ही क्राइसिस में हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए 3 महीने तक सैलरी नहीं दे पाया तो मैं तो बंद ही होऊंगा ना, सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का रेशो कैसे फिक्स करना है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इसका रेशो का नंबर है? कोई रेशो का नंबर नहीं है, ये आपको अपने बिजनेस की सिचुएशन, अपना कैश फ्लो, अपनी कैश फ्लो साइकिल, अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल, सारी चीज़ों को कंसीडर करके डिसाइड करना होता है। यही इंपॉर्टेंस है वर्चुअल सीएफओ की उस छोटे बिजनेसमैन के लिए कि जिसको ये डिसीजन रोज लेने होते हैं, जिसके पास वर्किंग कैपिटल पहले से ही नहीं है। पहले से ही नहीं है, तो उसका एक डिसीजन रॉन्ग हो गया तो वो घुस जाएगा। ये बात बड़ी इंसाइटफुल है सर, क्योंकि देखिए बड़े वर्किंग कैपिटल्स हैं और छोटे एमएसएमईज के पास ये नहीं है, और ये लोग ये समझते नहीं है इस चीज़ को। इनको क्या लगता है कि कॉरपोरेट सीएफओ इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास बड़ा पैसा है, उसको नीड नहीं है फिर भी रखा हुआ है, और आपको नीड है आप तब भी नहीं रखे हुए हो। हर एमएसएमई को वर्चुअल सीएफओ की ज़रूरत है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो उसने अपनी जो ग्रोथ है उसको स्लो किया हुआ है। मतलब सबसे बड़ा जो रोल मैं समझता हूँ ना वर्चुअल सीएफओ का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उस एंटरप्रेन्योर को बताना, ये उसका सबसे बड़ा रोल है। अगर मान लीजिए कोई इन दोनों ऑप्शंस के अलावा एक तीसरे ऑप्शंस पे जाता है विच इज़ कि वो इंटरनली डेवलप करना चाहता है किसी को एज अ वर्चुअल सीएफओ, इज दैट पॉसिबल? वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सबसे पहली बात तो वो खुद कर नहीं पाएगा। करेक्ट। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, आई एम वर्किंग एज अ वर्चुअल सीएफओ। तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं हर एक एंटरप्रेन्योर को कि यू डेवलप ए इंटरनल सिस्टम। आपने एक मिड साइज का अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल रख लिया, डे टू डे काम वो कर रहा है, हमारा रोल उसे ट्रेन करना है और उससे वो बड़े काम कराना जो कि उसे नहीं आते। एनालिटिक्स वो नहीं कर पाएगा अभी, तो हम उसके साथ करेंगे, तो 6 महीने 1 साल 2 साल में वो सीख जाएगा। ठीक है। और एक वर्चुअल सीएफओ की सबसे बड़ी सक्सेस मालूम है क्या है? क्या है? कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक ले जाए कि जहाँ पे वर्चुअल सीएफओ का रोल ख़त्म होके वो इस लायक बन जाए कि वो एक फुल टाइम सीएफओ अफोर्ड कर पाए। ये वर्चुअल सीएफओ की सबसे बड़ी सक्सेस है। तो बट सर इट अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी ये हो जाता है कि मतलब ऐसा सोचने में आता है कि ऐसा है एक्चुअली कि वर्चुअल सीएफओ के लिए ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगा क्या? नहीं,
नहीं, वाई? क्योंकि देखो मैं आपको अपना बताता हूँ कि और जितने वर्चुअल सीएफओ काम कर रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ सबका यही मोटो होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज के साथ काम करना चाहते हैं। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एज ए सीएफओ तो आई वाज अर्निंग हैंडसमली, तो मुझे पैसे कमाने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। करेक्ट। वो मैं शायद अगर वहाँ पे रहता तो और अच्छे पैकेज पे होता। करेक्ट। मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि देयर वाज ए पैशन टू वर्क विद एमएसएमईज, तो वो पैशन है। और एक और भी बात बताऊँ, जो मैंने आपको कहा ना कि मेरी सक्सेस ये है कि मैं उस कंपनी को वहाँ तक ले जाऊँ कि जहाँ पे वो एक फुल टाइम सीएफओ अफोर्ड कर पाए और मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिलीव मी, मेरे जितने क्लाइंट इस लेवल तक पहुँचे हैं कि मैं वो फुल टाइम वर्चुअल सीएफओ अफोर्ड कर पाएँ, उनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। Amazing, वो चाहते हैं कि सर काम तो आप ही के साथ करना है, अगर आपको फुल टाइम सीएफओ रखना है तो आप ही रख दो, उससे कैसे काम कराना है ये भी आप ही बता दो, और महीने में एक बार मेरे साथ बैठ जाना जिससे कि हम स्ट्रैटेजी और बड़ी चीज़ों पे काम कर पाए। सबसे बड़ा रीज़न इसमें मैं जो आपको बताता हूँ वो ये है कि मान लीजिए एक कंपनी 200 करोड़ पे पहुँच गई, 5 लाख रुपए का वर्चुअल सीएफओ अफोर्ड कर सकती है। तो मैं अगर फिर भी उसके साथ लगा रहूँगा ना, तो मैं जो जिस मोटो से इस काम करने आया था ना वो खराब होगा। क्यों? क्योंकि वो 200 करोड़ पे पहुंच गई। तो आप ये सोचिए कि मेरा बहुत टाइम उस पर लग रहा है, तो मेरे जो बाकी के लोग हैं ना, जिनको मैं छोटे छोटे से पकड़ के लेके आ रहा हूँ, उनका नुकसान होगा। मेरे को पैसे तो मिलेंगे, लेकिन जिस पर्पस से, जिस फायर इन वैली के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो फिर मेरे को ना वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन ना वो शुरू हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। और दूसरा एक और भी चीज़ बता दूं, हर इंसान की एक ईगो होती है, हर इंसान की एक सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है। जो एंटरप्रेन्योर 200 करोड़ पे पहुंच गया ना, फिर वहाँ पे मेरी ज़रूरत इतनी रह नहीं गई, तो मैं अपना समय वहाँ लगाऊंगा ज़्यादा जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, जब बेली इन द फायर है। बेली इन द फायर। दूसरा सर, जब आपकी ज़रूरत कम हो जाती है ना तो आपकी इज्जत भी कम हो जाती है। देखो मैं आपको बड़ी दिल की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स आप 2 करोड़ से उसे 200 पे ले गए तो वो थोड़ी हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं ये बड़ा बन गया। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो रजाकत आ ही जाती है। तो जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो आपके पास ईगो आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से एंट्री मारी लेगी। हाँ, एंट्री मारी लेगी, तो फिर वो मेरे काम का नहीं रह गया। इसमें सर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में मैं बात जो छूट जाएगी शायद मैं पूछ लूँ कि अर्ली इंडिकेशंस क्या हैं। जैसे मेरा टर्नओवर अभी सपोज कीजिए 1 करोड़ पे टच किया है, तो क्या इंडिकेशंस हैं जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे एक अब सीएफओ रख लेना चाहिए? आप 1 करोड़ पे पहुंच गए तो 2 चीज़ें आएंगी आपके पास। सबसे पहली तो चीज़ आएगी कि आपके अंदर से एक इच्छा जागेगी कि नहीं यार, अच्छा हो रहा है कि मुझे अब 5 करोड़ तक पहुंचना है। ठीक। तो जिस क्षण ये आपको आ जाए उसी क्षण आपको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है। 2 चीज़ें बताता हूँ। अब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी चोटी पे पहुँचने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आती है ना, वो उससे ऊंची एक चोटी आती है। करेक्ट। तो जब आप 1 करोड़ पे पहुँच गए तो 2 चीज़ें होंगी। या तो आपको लगेगा कि यार हो गया, बस मेरा काम ठीक है। ठीक। तो दैट इज़ ए स्टार्ट ऑफ योर डी ग्रोइंग। दूसरा ये कि नहीं यार 1 करोड़ हो गया, मतलब मेरी सही चीज़ें, स्ट्रैटेजी, अब कुछ बड़ा करते हैं। करेक्ट। ठीक। ये वाला जो रेशो है ना वो करीबन 20-25% का होता है। 80% लोग तो ठहर जाते हैं। एक्चुअली 80% में इच्छा सबकी होती है, लेकिन 1 से 5 तक पहुंचने के लिए जो त्याग, बलिदान, जो प्रोसेसेस, जो मेहनत करने की जरूरत है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। स्वर्ग जाना, मरना किसी को नहीं है। मरना किसी को नहीं है। और 1 करोड़ के बाद एक और चीज़ होती है जो बहुत खतरनाक है। वो क्या? 1 करोड़ में मुझे कुछ सफलता मिली होगी तो मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो खुदा हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही होता है। ईगो जाग जाता है। ईगो जाग जाता है और वो मेरी पतन की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज नथिंग बट टेकिंग राइट डिसीजंस। तो वो मेरा बिजनेस है।
तो अगर वो मैं राइट डिसीजन नहीं ले रहा हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो अगर मेरे को ये लगने लगा कि मैं तो खुदा हो गया, मैंने जो करता हूँ वो सोना है, मैं धूल को सोना बना सकता हूँ, तो वो मेरे पतन की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि सही डिसीजन डिटेलिंग से आता है। 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए जितनी मेहनत आपने की, तो 5 करोड़ तक पहुँचने के लिए आपको 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 5 गुने सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो सही डिसीजन कैसे आएंगे? कि आपको एक वर्चुअल CFO के साथ आपको काम करना पड़ेगा। करेक्ट। उसको अपने इंसाइट्स बताने पड़ेंगे कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके आगे की क्या स्ट्रेटजी, तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया कि 1 से 5 तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो सर 80-90% जो कंपनियां बंद होती हैं ना, वो ग्रोथ फेस में होती हैं। कि जब मैं स्पीड में काम करने आया, मैंने सोचा कि मैं 1 से 5 पे पहुंच जाऊंगा, तो मैक्सिमम टाइम में अगर वो स्ट्रैटेजी ग्रोथ की आपकी सही नहीं है, कंपनी विल शट डाउन। गाड़ी की स्पीड जब आप तेज करते हो तभी एक्सीडेंट होता है ना। उस समय आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा उस समय निर्देश सही की बहुत direction, ज़रूरत बहुत है, ज़रूरत होती है। और उस समय अनुभव की भी बहुत ज़रूरत है। वही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक इंडिकेशन हो गया। इसके अलावा और कोई इंडिकेशन भी होते हैं क्या? दूसरा, आपको तब ज़रूरत पड़ती है कि जब आप, अगर आप ईमानदार हैं और अपने एफर्ट्स को जब आप मैप करते हैं और आपको ये लगता है कि यार बार बार मैं कुछ कर रहा हूँ और वो चीज़ सफल नहीं हो रही, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आप जैसे मैनुअली टोटल कर रहे हैं, तो आपसे एक बार दौड़ दो 5 हो गया, तो जितनी बार आप करोगे ना, वो दौड़ दो 5 ही होगा। आपने कोई काम किया, उसमें गलती हो गई, आप उसे दोबारा पढ़ रहे हैं, आपको नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने खुद किया है ना, तो आपको अपनी गलती खुद नज़र नहीं आती। तो आपके प्रोसेस में या आपके एक्शन में अगर कोई गलती है, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से उसे देख रहा है ना, इसे हम हेलीकॉप्टरिंग बोलते हैं। ओके। हेलीकॉप्टरिंग मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के थोड़ा ऊपर उठ के फिर अगर हम उसे देखेंगे तो हमें वो नज़र आ जाती है कि इसमें क्या गलत है। और ये कोई दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। ये अगर बात को आपको मैं रिलेट करूं, तो मैं भी रिसेंटली विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उसने बताया कि ही हैज़ सो मेनी कोचेस फॉर एवरीथिंग। मतलब उसके फील्डिंग कोच अलग हैं, इंडियन टीम ने जो कोचेस दिए हैं उसके अलावा। तो उनका नरेशन बड़ा सिंपल था कि दुनिया के जो टॉप एथलीट्स हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि उन सब के पास कोचेस होते हैं हमेशा। तो जो क्वेश्चन वाला इंटरव्यूअर था, उसने क्वेश्चन ये इसलिए किया था कि कोचेस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एट योर पीक। उसने बहुत अच्छी बात बोली, जो आपने बात बोली, कि उस समय मिस्टेक होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप ब्लाइंड स्पॉट से गुजरते हो जहाँ आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं। सेम सिनारियो शायद यहाँ पर बिल्कुल 100% आपको दिखेगी ही नहीं वो। आप बार बार वो मिस्टेक कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही, और सामने वाले ने 2 मिनट उसे देखा, वो बता देगा कि यार ये छोटी सी मिस्टेक है, ये आप नहीं कर पा रहे। और ये होता है, हर एक के साथ होता है। एक कोई मुझे रियल लाइफ स्टोरी आप बता सकते हैं जहाँ एक CFO ने रियली एक बिजनेस को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म किया हो? हजारों होंगी। एक कोई रिसेंट की स्टोरी है अब जो अच्छी स्टोरी हो? मैं आपको अपने एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इस समय करीबन 12 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेजेस पे है। कोई 1 करोड़ पे है, कोई 2 करोड़ पे है, कोई 150 करोड़ पे है, कोई 50 करोड़ पे है। और अगर कोई आज 50 करोड़ पे या 150 करोड़ पे है, तो उसका हाथ पकड़ के मैं उसे लेके आया फ्रॉम समवेयर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 2021-22 में वो लोग NPA थे। NPA का मतलब समझते हैं ना? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब उनका बैंकरप्टी थे एक तरह से, समझ लीजिए। बैंक के लोन का डिफॉल्ट था। उनकी टर्नओवर 1-1.5 करोड़ रही होगी। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सके। तो हमने उस असाइनमेंट को 2022 में उठाया और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। सबसे पहला मेरा एक फेवरेट काम ये होता है कि मैं उस कंपनी को स्टडी करता हूँ, और हर कंपनी के पास ना कुछ हिडन ट्रेजर होते हैं। हर कंपनी के पास कुछ हिडन ट्रेजर होते हैं और कुछ हिडन लीकेजेस होती हैं। लीकेजेस हैं तभी तो कंपनी लॉस में आई ना। करेक्ट। अदरवाइज तो लॉस में आई ही नहीं। करेक्ट। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं
उसकी लीकेजेस और हिडन ट्रेजर को आइडेंटिफाई करता हूँ कि बंदे के पास तो वैसा है नहीं। अगर वो आपके पास आया है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसके रास्ते सारे बंद हैं, करेक्ट, उसको दिखने बंद हो गए। करेक्ट। तो सबसे पहला एनालिसिस मैं ये करता हूँ कि इसके काम को शुरुआत कैसे करना है। अब आपने जूस की मशीन देखी है, वो गन्ने का जूस निकालते गन्ने हैं। का जूस और फ्रूट जूस हाँ, बिजली से चलती है। हाँ, कई बार वो मशीन अटक जाती है, करेक्ट। ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि वो बंदा उसे हाथ से घुमाता है, फिर वो करंट पकड़ लेती है तो चल जाती है। तो हमें यही करना होता है कि उसकी मशीन बंद है, उसके पास ना तो पैसे, सारा धंधा बंद है। तो हमें सबसे पहला काम ये देखना है कि यार इसका धंधा शुरू कैसे होगा। तो उसके पास कुछ हिडन ट्रेजर होते हैं, हर एक के पास होते हैं। कोई स्टक अप एफडीज पड़ी होंगी, कुछ स्टॉक पड़ा होगा जिसे वो यूज नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ होगा उसके पास, आप देखोगे तो मिल जाएगा। करेक्ट। वहां से शुरुआत करते हैं और मेहनत का काम है। मतलब हो सकता है कि पहला काम आप 2 ही लाख का करो, फिर उस 2 के बाद 2.5 का करो, 2.5 के बाद 5 का करो। परसिस्टेंस चाहिए, कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए, एफर्ट्स चाहिए। और आज जो मैं कह रहा हूँ कि 21-22 में जो एनपीए था सर, उसकी 24-25 की टर्नओवर 22 करोड़ है। क्या बात कर रहे हैं? और 25-26 में शायद हम 100 करोड़ क्रॉस कर जाए। एंड इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी राइट नाउ? 100% प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अमेजिंग। साइकिल है, मतलब आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, कंटिन्यूअसली, और साइकिल बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी साइकिल क्या है कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर प्रोसेस किया, उस माल को बेचा और पैसे लेके आया। इस साइकिल में लेट से फॉर एग्जांपल मुझे एक साइकिल में 100 रुपये बच रहे हैं, तो मुझे उस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट करना है सो दैट मैं हर साइकिल पे 100 रुपये बना सकूँ। फिर वो 100 रुपये बनाते बनाते एक समय ऐसा आएगा कि मेरे पास 1,50,000 रुपये बच जाएंगे। तो मैं उस साइकिल को थोड़ा सा बड़ा करूँगा कि अब मैं जो पहले 10,000 रुपये की साइकिल घुमा रहा था, क्या मैं उस साइकिल को 20-25,000 रुपये की चला सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने पहला माल 6 लाख रुपए का लिया, दूसरा माल 20 लाख रुपए का लिया, तो वो साइकिल में जैसे बढ़ाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ये बढ़ता चला जाएगा। और उसके बीच में मैंने जो बोला प्रोसेस कि सही डिसीजन, गलत डिसीजन, तो मुझे ज़्यादा डिसीजन सही लेने जिससे कि ये मेरी साइकिल चलती रहे और मेरा प्रॉफिट धीरे 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 बढ़ता रहे। तो पहले 2 साल जो होते हैं ना, क्योंकि जब साइकिल बहुत छोटा है तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब हम एक क्रिटिकल मास पे पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पूरा सिस्टम आपका एट्यून्ड है, फिर इशारे पे काम होता है। वो टाइम होता है कि जब आपको बड़े रिस्क लेने, बड़ा काम करना है। मतलब ऑल ऑफ ए सडन आपको अपने आप को एसेस करना है कि अभी मैं 2 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं 20 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसमें एक्चुअली जो आपने बात बोली ना, उसमें जो मुझे अभी बात करते करते रियलाइज़ हुआ, आप करेक्ट करना इफ़ इट इज़ रॉन्ग, कि एक अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड आदमी है जिसने काफ़ी सारा जीवन का अनुभव देखा है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर अच्छी समझ है और क्वालिफाइड भी है, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को एंडोर्स भी कर देता है। करेक्ट? बिल्कुल, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आपको भी एक एज ए एंटरप्रेन्योर अंदर से वो सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये जो डिसीजन है इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, ये जो वर्चुअल सीएफओ और एंटरप्रेन्योर्स की रिलेशनशिप है ना, ये बहुत डेलिकेट होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप ना वो प्रोसेस वाले सीएफओ नहीं हो, फिजिकल नहीं हो, ना तो आप बहुत बड़े पैकेज पे काम कर रहे हो, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें एज ए वर्चुअल सीएफओ इनिशियल लेवल पे बहुत कम रेम्यूनरेशन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि एंटरप्रेन्योर को है ही नहीं कुछ। तो ऐसे में हमारा रोल क्या आएगा, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, तो हमें ये एहसास करना होता है कि इस व्यक्ति में मरा होने के बावजूद भी क्या कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इन ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। तब मैं भी रिस्क लेता हूँ उसके साथ, मैं उसके साथ काम करता हूँ और इस बात का एहसास उसे होता है, क्योंकि हम किस लेवल से निकल के आए हैं उसका एहसास उस एंटरप्रेन्योर को भी होता है। तो वो एक ऐसा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हम फिर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे आपस में बात करते हैं जो कि
एक नॉर्मल कमर्शियल रिलेशनशिप में नहीं होती, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया ना। फिर हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आ जाए कि सर ये बेटे का एडमिशन कराना है, इसके पैसे कहाँ से आएंगे। ये ट्रस्ट बार बार आ जाता है घूम फिर के। सर बिजनेस का कोर ट्रस्ट ही है। चलिए ठीक है सर। नाउ लेट्स मूव टू द क्लोजिंग ऑफ द सेशन। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कमिंग एआई एंड ऑटोमेशन, क्या वर्चुअल सीएफओ एक्चुअली इतने नीडेड हैं या एब्सोल्यूट हो जाएंगे? वर्चुअल सीएफओ की एफिकेसी एआई आने के बाद ना बढ़ जाएगी। वाई? देखो, एआई से जो जनरल परसेप्शन है ना, वो ये है कि एआई आपके सारे काम कर देगा। ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एआई ना प्रॉम्प्ट पे काम करता है, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं इससे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो उसका जवाब देगा। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन ही पूछना नहीं आएगा तो फिर आपको जवाब भी नहीं मिलेगा, पहली चीज़। करेक्ट। दूसरी, जितने भी एआई एजेंट है ना, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो क्लॉडे हो, चाहे कोई भी हो, या को पायलट हो, ये अपने आप को ट्रेन करता है। कैसे ट्रेन करता है? मैंने आज एक प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीटीपी को दिया कि भाई मेरे को ये बताओ कि भारत में जो एमएसएमई है उसकी क्या समस्या है और कैसे कैसे वो आया। उसने मुझे एक रिप्लाई दिया, मैं उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, मैंने उसे बताया कि आप ये जो मुझे बताया है इसको, इस वाले पॉइंट को और एलोबरेट करो, या आपका जो आपने ये बताया है ये फैक्चुअली ठीक नहीं है। तो वो आपको सोर्स देगा कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई। ठीक है। दूसरा, जो मैंने क्वेश्चन उससे पूछा कि इसे और एलोबरेट करो, तो वो चैट जीपीटी ना वो मुझसे समझ रहा है, वो मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है। आप एक बात मान के चलो कि जो आपके लॉगिन का चैट जीपीटी है ना, वो आपका चैट जीपीटी है। वो आपके हिसाब से काम कर रहा है। वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को आपके क्वेश्चन से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने आज चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछा, प्रॉम्प्ट दिया कि जी मेरे को एमएसएमई से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इनको कैसे ग्रो करना है, क्या डेटा है। 6 महीने बाद आप सेम प्रॉम्प्ट दो, उसका आंसर डिफरेंट होगा और आपकी रिक्वायरमेंट के ज़्यादा करीब होगा। क्यों? क्योंकि इन 6 महीनों में आपका चैट जीपीटी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ गया होगा, तो वो आपके हिसाब से आंसर देगा। तो एज ए वर्चुअल सीएफओ अगर मैं एआई में ट्रेंड हूँ तो मैं एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा बेटर सर्विसेज कर सकता हूँ, जो कि वो खुद नहीं कर सकता। ओके ओके ओके। क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की नॉलेज ज़्यादा है, मैं शायद उसको ज़्यादा बेटर एनालिटिक्स करके दे पाऊँ विद द हेल्प ऑफ एआई। आपके पास अगर 5 मिनट हो और किसी को आपको एक एडवाइस देनी हो, किसी भी एमएसएमई के ओनर को, तो क्या एडवाइस देंगे आप? अगर उसके पास 5 मिनट है ना, तो मैं उसे 2 एडवाइस दूंगा, अगर मेरी तैयारी है तो। अगर मैंने उसको स्टडी किया है, ओके, तो मैं उसे सबसे पहले तो एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। वट आपका कैश फ्लो ठीक नहीं है, आपके रिसीवेबल्स ठीक नहीं है, आपके इतनी जगह पैसे अटके हुए हैं जो कि आपको नहीं रिसीव हो रहे, आपके बिजनेस में कुछ हिडन एक्सपेंडिचर हैं जो आप ट्रैक नहीं कर रहे, इसकी वजह से आपको एक्चुअली लॉस है जबकि आप पीएनएल में प्रॉफिट दिखा रहे हैं। एनीथिंग जो कि एकदम हिट करे उसे कि मेरे से गलती हो रही है। ओके। दूसरी चीज़ मैं उसे बोलूँगा कि सर आप अपने आप को फ्री करो जिससे आप मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा दे पाओ, क्योंकि 5 मिनट में कुछ नहीं होना। और मेरा मानना ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर उसने अपने आप को फ्री करके रखा नहीं हुआ तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता। ओके, क्वाइट। क्यों? क्योंकि बिग सक्सेस यू कैन नॉट प्लान। आप क्या प्लान कर सकते हो? आपका एक प्रोडक्शन साइकिल है, आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, आप अपने रिसोर्सेज को लगा के आप एक एस्टिमेशन लगाओगे कि 10 से 15% की ग्रोथ आ सकती है। उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, क्योंकि टारगेट शुड बी ऑलवेज स्ट्रेच्ड। अगर स्ट्रेच टारगेट नहीं है तो मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे। करेक्ट। तो आपने ये 20% का टारगेट ले लिया। करेक्ट। अब 20% के एवरेज से आपको 5 साल डबल लगेंगे होने में, 4 साल में डबल हो गए। करेक्ट। लेकिन मुझे तो 1 साल में डबल होना है या 2 साल में डबल होना है। कैसे होंगे? उसका एक ही तरीका है कि आप बिग सक्सेस यू कैन नॉट प्लान,
लॉटरी यू कैन नॉट प्लान। लॉटरी आपको मिलेगी, बिग सक्सेस आपको मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी कि आप अपने बिजनेस को विद प्रोसेस, विद इंटेलिजेंस आप कर रहे हो। उस बिजनेस में करते करते आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कोई बड़ा टेंडर आ गया, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप तब तक ग्रैब नहीं कर सकते जब तक कि आपने अपने आप को फ्री नहीं रखा हुआ। अगर आपने अपने आप को छोटे छोटे टास्क में बिजी किया हुआ है तो आप ना तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे और न ही आप उनके लिए एफर्ट्स कर पाओगे। आप वही 500 रुपये के वाउचर को चेक करने में फंसे रहोगे। तो आपको समय चाहिए अपने लिए। एक बुक आप सभी, देखो, पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि जितना ज्ञान है ना वो सब गूगल पे अवेलेबल है। ओके आपको अगर कुछ पढ़ना ही है ना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो, ओके आप अपने प्रोडक्ट को पढ़ो, उसकी डिटेलिंग में जाओ, उसके क्या कंपोनेंट हैं, उसकी क्या यूएसपी है, उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप अपने कस्टमर को पढ़ो, उसकी क्या हैबिट्स हैं, आप अपने कस्टमर को कैसे एजुकेट कर सकते हो, आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ा सकते हो, आपके रेफरल सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप अपने कस्टमर्स को लेके आ सकते हो। अपने वेंडर्स को पढ़ो, उन वेंडर्स के साथ आप कैसे नई डील कर सकते हो। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है ना कि मैनेजमेंट की हज़ारों किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन वो किसी माइंडसेट से लिखी गई हैं, वो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही हैं। और बिजनेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम की कि ये सारे प्रॉब्लम डायनामिक होते हैं। अगर आप एक बिजनेस की प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करी है उसको अगर आप दूसरे बिजनेस पे अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होना। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, हर बिजनेस की प्रॉब्लम अलग है, और उसको आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो, तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप उसी प्रॉब्लम को स्टडी करोगे। गुड, ग्रेट सर। आज का कॉन्वर्सेशन बड़ा मज़ेदार रहा, बहुत इंसाइटफुल रहा मेरे लिए, और आई एम लिटरली मतलब ब्लेस्ड कि आपके साथ बैठ के इतनी सारी चीज़ें मुझे समझने को मिली। मतलब अगेन इट बी एक चीज़ जो समझ में आई कि सब कुछ घूम फिर के आता ट्रस्ट पर ही है। तो अगले शो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन। मेरे सभी गेस्ट मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बोलूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड सी यू सून।